यह देखकर रमेश ने घबराहट में नौकरों को आवाज दे डाली और स्वयं डॉक्टर को टेलीफोन करने लगा। 15-20 मिनट में ही डॉक्टर आ पहुँचे। इस बीच वह बौखलाया सा सोनी का सिर दबा रहा था, तो कभी उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्मी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। डॉक्टर ने आकर भली भांति जांच की, एक इंजेक्शन लगाया और एक कागज पर कुछ दवाओं के नाम लिख दिए। उसने रमेश को तसल्ली देते हुए कहा, अधिक चिंता की वजह से इनके दिमाग पर बोझ है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, कमजोरी काफी है पर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें अधिक प्रसन्न रखने का प्रयत्न कीजिए। डॉक्टर के जाते ही रमेश ने स्वयं न आ सकने की सूचना अपने प्रबंधक रामदयाल को दे दी और कहा कि कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। फोन पर ही उसने उस दिन के अपने शेष कार्यक्रम भी रद्द कर दिए और 1-2 दिन घर पर ही सोनी के साथ रहने का निश्चय किया। सोनी को अभी तक होश नहीं आया था। रमेश पलंग के पास आराम कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कुर्सी की पीठ से उसने अपना सिर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। एक अरसे के बाद ऐसी फुर्सत से बैठना उसे नसीब हुआ था। उसने अनुभव किया कि इन पिछले कुछ वर्षों में मानो वह तेज गति वाले वाहन पर सवार था, जिसकी रफ्तार वह और अधिक बढ़ाता जा रहा था। एकाएक ही वाहन के आगे कोई छाया सी आई, तब उसे एक झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। वाहन रुक तो गया, लेकिन उसके रुकते ही वह छाया आहत हो चुकी थी। उतर कर देखा तो वह छाया कोई नहीं, उसकी सोनी ही थी। नहीं, ऐसे भयानक विचारों से घबरा कर उसने अपने सिर को जोर का झटका दिया और आंखें खोल दी। क्या हुआ? सोनी अपनी क्षीण आवाज में पूछ रही थी। अपने ही ध्यान में उसे पता न चल सका कि सोनी को होश आ गया है। उसने लपक कर पहले उसके माथे पर हाथ रखा, फिर हल्के हाथों से उसकी दोनों बाहें सहला कर पूछने लगा, कैसी हो सोनी? तुम क्या सोच रहे थे? गए नहीं? मैं अब ठीक हूँ, थकी थकी सी सोनी बोल रही थी। उसकी बात का उत्तर न देकर रमेश ने राधा को आवाज लगाई कि सोनी के लिए एक गिलास गर्म दूध ले आए। मैं ठीक हूँ, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, काम पर नहीं जाओगे आज? सोनी ने पुनः उसे टोका। आज कहीं नहीं जाऊंगा सोनी, मैं बहुत तेज भाग रहा था, तुमने मुझे चेता दिया। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, काम तो होते ही रहेंगे। तुम कैसी हो गई हो? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है सोनी? मेरी अमावस मुझे लौटा दो। रमेश, वही शांत और स्निग्ध अमावस जिस दिन मैंने दीपेश को जन्म दिया था। तुम्हारी दौलत की चकाचौंध से मुझे घबराहट होने लगी है। हमने संपन्नता का सपना देखा तो साथ साथ था, लेकिन उसे भोग रहे हैं अलग अलग। तुम मुझसे दूर चले गए हो, दीपेश दूर हो गया है। मुझे मेरे दीपेश की रोशनी लौटा दो। दिवाली आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम जाकर उसे ले आओ। कम से कम दिवाली पर तो उसे हमारे साथ होना चाहिए। इतना कहने में ही सोनी थक सी गई और चुप होकर रमेश के चेहरे पर नजर गड़ाए देखती रही। रमेश के भीतर भी भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। मैं कल ही जाऊंगा और दीपेश को अपने साथ लेकर आऊंगा। अब वह यहीं रहेगा हमारे साथ। आखिर इस शहर में अच्छे स्कूलों की कोई कमी तो है नहीं, अब वह यहीं पढ़ेगा। सच रमेश, सच कह रहे हो? मैं न जाने किस अंधेरे में गुम हो गया था। मैं धन का अंबार तो लगाता गया, पर यह न देख सका कि हमारे संबंध उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। रमेश धीरे धीरे कह रहा था, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। डॉक्टर की दवा से सोनी शीघ्र ही अच्छी हो गई। कुछ कमजोरी रह गई थी, लेकिन मन में उत्साह पुनः उमड़ने लगा था। वह पूरे मनोयोग से दिवाली की तैयारियों में जुट गई। तीसरे दिन दीपेश को साथ लेकर रमेश लौट आया। दिवाली के दिन हर साल की तरह रमेश चंद माथुर की कोठी
आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी सजावट से आकर्षित कर रही थी। रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां पेड़ पौधों तक को जगमगा रही थीं, लेकिन सोनी ने तो बाहर निकलकर वह सब देखा भी नहीं। वह तो माटी के दियों में तेल भरने में व्यस्त थी और मन ही मन सोच रही थी कि माटी की पवित्रता की स्पर्धा भला बिजली के बल्ब कैसे कर सकेंगे। दीपेश माँ के आसपास ही मंडरा रहा था। तभी रमेश भी भीतर आ गया। लाओ, बाकी काम मैं खुद कर दूं, तुम जाकर तैयार हो जाओ। सोनी काम छोड़कर उठ खड़ी हुई और हंसकर रमेश की तरफ देखा। रमेश ने दीपेश को अपने पास बुलाया और फिर दोनों मिलकर शेष दियों में तेल भरने लगे। तब सोनी की आंखों में प्रसन्नता की नदी तैरने लग गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन